तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालेंगे ट्रांसवर्स वेव का स्पीड। अब देखो, इस वीडियो को शुरू करने पहले ही मैं बता देता हूँ, ये जो ट्रांसवर्सल वेव का जो स्पीड निकालने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो हमें क्लास 11 पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकालेंगे, डन। और हम एनी हाउ डायरेक्टली उस फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे। इसे जो असली तरीके से निकालते हैं लैपलेस इक्वेशन से, वो हमारे सिलेबस में नहीं है और आपके एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा है कि अभी तक हमने जितना भी चीज़ें पढ़ा है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम इस चीज़ को निकाल पाएँ। तो उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से निकालने की कोशिश करेंगे, डन। तो ऐसा कुछ रहने वाला है ट्रांसवर्सल वेव का, मतलब जो स्पीड कैलकुलेशन का तरीका। अब देखो, इसको हम लोग ज़्यादा से समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। अब देखो कि मान लो यहाँ पे एक वॉल है, डन है। यहाँ पे एक वॉल है और ये रहा आपके पास एक स्ट्रिंग, डन। उसके बाद जब भी आप इस स्ट्रिंग को इस कोने से पकड़ के आप जब ऑसुलेट करवाओगे, ऊपर नीचे जब ऑसुलेट करोगे, तो इसमें क्या बन जाएगा? वेव बन जाएगा, डन। इसमें बन जाएगा आपका वेव। अब देखो, ये जो वेव बना है ना, तो पहले सोचो, ये जो स्ट्रिंग था, एनी हाउ अभी भी वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग किससे बना है भाई? दबे बताओ। स्ट्रिंग बना है आपका पार्टिकल से, हाँ या ना? ये क्या होंगे? पार्टिकल से बने होते हैं। अब देखना, जैसे ही हम यहाँ पे कोई एक पार्टिकल को ऊपर लिफ्ट करते हैं, जैसे देखो हमने जब फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, जैसे सपोज हमने कोई एक पार्टिकल को ऊपर लिफ्ट किया, तो उसका जो सराउंडिंग पार्टिकल्स होता है वो भी ऊपर लिफ्ट होता है। सपोज मैंने यहाँ पे, ये मेरा वेव था, मैंने यहाँ पे इस पार्टिकल को यहाँ ऊपर लिफ्ट करवाया, तो इसके जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ऊपर लिफ्ट हो जाते हैं, होते कि नहीं? उसके बाद फिर ये नीचे आते हैं। अब देखना, इनके बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होता है। और हमने पढ़ा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या क्रिएट करता है? आपका टेंशन क्रिएट करता है। आया बात समझ में? हियर लिख लेते फिर, हियर द मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसवर्सल वेव प्रोपोगेशन is made up of materials मतलब क्या? आसान भाषा में एटम्स या फिर पार्टिकल्स। एंड इनके बीच में क्या होता है? एंड दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं? अब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो एक चीज़ को समझना। तो जैसे ही मैं, मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, मैंने उसको जैसे ही ऊपर उठाया, तो इसके सराउंडिंग पार्टिकल्स भी क्या आएंगे? ऊपर आएंगे। एनी हाउ वो नीचे रहना चाहते हैं लेकिन उनको ऊपर आना पड़ता है, तो उस केस में यहाँ पे जो रहेगा वो भी ऊपर, उस केस में यहाँ भी ऊपर। फिर जब ये ऊपर वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। हियर द मटेरियल जो प्रोपोगेशन में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है। एंड कोई भी डिस्टर्बेंस, मतलब कोई भी एक पार्टिकल को अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो क्या क्रिएट होता है? टेंशन। एंड डिस्टर्बेंसेस क्रिएट्स टेंशन इन द पार्टिकल्स। आया समझ में? तो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेंशन पे डिपेंड करता है, डन। तो एक सिंपल सी बात है, आपका जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो टेंशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या होता है? ये डिपेंड करता है मास पर यूनिट लेंथ। ये जो आपने स्ट्रिंग लिया था, आपने जिसका आपने ए बनाया ना, जिसका आपने वेव बनाया, स्ट्रिंग को लेके आपने हिला के वेव बनाया होगा, तो ये और किस पे डिपेंड करता है? मास पर यूनिट लेंथ पे। तो लिखते, अगर ज़्यादा मासेस है तो आपको वेव बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। आया समझ में? तो ज़्यादा मासेस, वेव बनाने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च, यानी ज़्यादा मासेस रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा ना। आया समझ में? तो हमें समझ आता है ना। एक बड़ा सा देखो, सिंपल से मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, अगर मैं यहाँ पे इस पेन को रखूँ तो फटाफट चल जाएगा। वही जगह अगर मैं यहाँ पे कुछ एक हैवी मासेस को रख दूँ, मेरा फ़ोन को ही रख दूँ, तो धीरे धीरे जाएगा ना। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी कम होगा, डन। ये तो हमें समझ आता है। एंड इफ़ द मास इज़ हाई देन द वेलोसिटी विल बी लो। कोई भी एक गिवन एनर्जी पे अगर इस वेव का, ये जो पार्टिकल, जो स्ट्रिंग है, इसका मास अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। एंड इफ़ द मास इज़ हाई देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी लो। ये तो हमें समझ आता है ना, क्योंकि कोई भी हैवी मास को अगर हम लोग को एक सर्टेन एनर्जी देंगे,
इस केस में जैसे इंक्लाइन कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ना, तो कोई भी अगर पेन क्या होगा, इजीली आ जाएगा। वही अगर मैं फ़ोन रखूँगा तो धीरे धीरे आएगा, क्यों, फ़ोन का मास ज़्यादा है। तो कोई भी अगर मास होता है तो वेलोसिटी से क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मास ज़्यादा है वेलोसिटी कम होगा। डन। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और यहाँ पे क्या बताया था, जितना ज़्यादा टेंशन उतना ज़्यादा वेलोसिटी। कैसे, अगर वो लोग ज़्यादा खींचातानी नहीं करेंगे ना, तो खींचातानी के कारण में क्या होता है, फोर्सेस इनबैलेंस होंगे तो ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बातें हमें समझ आया, ठीक है। आपका एनसीईआरटी भी ऐसे ही समझाया आपको, ये बातें हमें क्लियर है। देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ आपका वेलोसिटी किसके साथ प्रोपोर्शनल है, फोर्स पर यूनिट मास के साथ प्रोपोर्शनल है। अब ये फॉर्मूला कितना सही है इतना हमें पता चला है, लेकिन ये फॉर्मूला कितना सही है इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस से फाइनली फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। सो प्रूफ के लिए अभी यहाँ करेंगे, प्रूफ के लिए डायमेंशन एनालिसिस आपको याद है ना, तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, आप कुछ ऐसा लिख लोगे कि इसको पहले एकदम बारीक बारीक डायमेंशन में तोड़ना है। दैट इज़ वेलोसिटी का डायमेंशन आप सबको पता है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स क्या होता है हमारा, इक्वल टू लिख लेंगे, कोई एक कांस्टेंट सी आएगा जिसका वैल्यू हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। फोर्स का क्या होता है तुम्हारा, फोर्स का आ जाएगा तुम्हारा मास इनटू एक्सीलरेशन। और एक चीज़ यहाँ पे जो मास है ना, दैट इज़ मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड लेना है। आप कितना लंबा मास लोगे, आप एक स्टैंडर्ड मास ले लो, दैट इज़ मास पर यूनिट लेंथ। एंड मास इज़ हाई देन द वेलोसिटी विल बी लो, ठीक है। देयरफॉर इसको काट लेते हैं, देयरफॉर मास पर यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक करना पड़ेगा। तो मास पर यूनिट लेंथ को म्यू से लिखेंगे। ये क्या होता है, कितना मास प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एक यूनिट में, मतलब कितना मास प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर में, या फिर कितना मास प्रेजेंट है 1 मीटर में। हम एज ए फिजिक्स ऐसा यूनिट में लेंगे कितना मास, कितना केजी प्रेजेंट है 1 मीटर में, तो वो क्या होता है हमारा मास पर यूनिट लेंथ। ये बात हमें आया समझ में। तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज़ म्यू। इस पर प्रोपोर्शनल, इस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वही इनडायरेक्टली वही है, मास के बारे में बोल रहा है ना, क्योंकि मास देखो फंडा वही है, लेकिन हम थोड़ा स्टैंडर्ड करने के लिए इसको मास पर यूनिट लेंथ लेने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का क्या लिखा, इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक सी लिखा। फोर्स का लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। म्यू का क्या लिख देंगे, दैट इज़ मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या होता है, मास अपॉन लेंथ होता है। अब देखो डायमेंशन लिखते हैं इसका। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट को किस में, लेंथ में, एल में नापते हैं, टी को, टाइम को टी में नाप देंगे। तो ए आ गया तुम्हारा वेलोसिटी का डायमेंशन इजिकल टू, ए आ गया हमारा सी कांस्टेंट जिसे हम नहीं निकाल सकते। अगेन यहाँ पे देखो मास का क्या होता है, एम होता है। एक्सीलरेशन का क्या होता है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ क्या होता है, एल अपॉन टी का पावर -2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मास का एम आएगा पर लेंथ को ऊपर चढ़ेगा तो माइनस ए, ऐसा आ जाएगा। इसको हम और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ एल अपॉन टी इजिकल टू सी कांस्टेंट रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर भी है नीचे भी है, इसको काटते नहीं है, नहीं आओ तो नहीं हो, काट लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काट लो कोई दिक्कत नहीं। एल यहाँ पे 1 था, नीचे वाला एल -1 जब ऊपर जाएगा +1 आएगा, है ना। फिर टी कितना है, -2 है। अब देखो इसको अगर मैं और थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करूँ तो एल अपॉन टी किसका है, इस डिस्प्लेसमेंट बाई टी, टाइम जो कि वेलोसिटी है, इजिकल टू सी एल 1 + 1 2 स्क्वायर, 1 + 1 स्क्वायर हो जाएगा। टी का पावर -2 नीचे जाएगा +2 में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन क्या है, स्क्वायर में है, तो मैं क्या लिखूँगा तो ये हट जाएगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे क्या ऐसा फंक्शन ले लूँ कि यहाँ पे जो L/T है यहाँ पे भी L/T आए, तो एक ही तरीका है वो क्या है, एक ही तरीका है, रूट ले लिया जाए। तो अगर हम यहाँ पे रूट ले लेते हैं, तो L²/T², इसका क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, अगर हम इसको रूट ले लेंगे तो L²/T² क्या आ जाएगा, इसका L/T डायमेंशन आ जाएगा ना। तो देयरफॉर यहाँ से आपका फॉर्मूला निकाला जाता है, देयरफॉर
यहाँ पे हमने जो शुरू किया था L/T, ये क्या था, वेलोसिटी था। वेलोसिटी इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट आएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट में आने वाला है। ये जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा। तो अंडर रूट मास इंटू एक्सीलरेशन क्या चीज़ था आपका, टेंशन, दैट इज़ फोर्स आपका। आया समझ में ना। इस केस में फोर्स क्या लिया था हमने, टेंशन को लिया था। टेंशन भी एक फोर्स है, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ आ ट्रांसवर्स वेव। डन। तो यहाँ पे टी देखो, मैंने यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन लिया था, क्या था, टेंशन का था। मास पर यूनिट लेंथ ए लिया था। तो हमने इसको फाइनली निकाला, तो हमने देखा इस फॉर्मूले में थोड़ा सा गलती है, क्योंकि इसमें एक रूट आएगा, तभी जाके इनका डायमेंशन इक्वल हो पाएगा। तो हमने फाइनली यहाँ पे एक रूट लगवा दिया। ये बातें हमें समझ आता है। तो फाइनली हमने यहाँ पे एक रूट लगवाया था। क्यों, क्योंकि हमारा डायमेंशन अगर एंडिंग में इक्वल करना है तो यहाँ पे एक रूट रखना होगा। तो हमने उस रूट को यहाँ पे डाला और फॉर्मूला को लिख दिया T/μ बराबर। इस केस में हियर T कितना है हमारे पास, T होता है, नहीं T होता क्या है, टेंशन होता है। म्यू क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा मास पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितने मास प्रेजेंट है। सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या बताया, एनसीईआरटी ने बोला है आफ्टर कैलकुलेटिंग, मतलब उन्होंने तो कैलकुलेट करके रखा होगा, आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सी। कैसे कैलकुलेट हुआ, कहाँ से आया नहीं पता। आफ्टर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू 1 आया। उन्होंने इसको रियल इक्वेशन से करवाया था, ठीक है, जिसमें सी का वैल्यू भी पता चलता है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू सी इज इक्वल टू 1 आया। सो वेलोसिटी कितना लिख दिया उन्होंने, सी को 1 किया होगा तो T/μ लिखा। देन तो फाइनली यही चीज़ है। तो आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव कितना आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट T/μ। डन। ये होता है आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब देखो, अगर आपका एग्जाम में ये टॉपिक आ जाए तो आप कैसे अटेम्प्ट लोगे। तो अगर आपसे वो पूछता है कि प्रूफ करके बताओ, तो तब आप ए वाला पार्ट करोगे। नहीं तो अगर आपको बोलता है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो आप लिख दोगे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ एंड इट इज़ गिवन बाई v इज इक्वल टू अंडर रूट T/μ। डन। आप बस इतना लिख के आ जाओगे, क्योंकि ये ज़्यादातर ए वाला क्वेश्चन 2 मार्क नहीं तो 1 मार्क में आता है। सीधा पूछ देता है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या है। तो आप इसे क्या बोल दोगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ एंड इट इज़ गिवन बाई फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट T/μ। आप बस इतना लिखोगे, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। डन। और अगर वो आपसे पूछता है कि प्रूफ वगैरह करो, जो कभी पूछता है नहीं, लेकिन कभी पूछ दे तो आप इस पार्ट को करोगे। डन है। तो आई होप आपका इस ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड कैलकुलेशन है ये पूरा क्लियर हो चुका है। और अगर डाउट लेफ्ट होता है तो कमेंट में बोल देना, और कोई अगर सजेशन हो तो वो भी बोल देना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।